जब से इंसान ने ब्रह्मांड को समझना शुरू किया है तभी से मार्स यानी मंगल ग्रह हम सबकी क्यूरियोसिटी का सेंटर रहा है। और अब जब इंसानियत मंगल ग्रह पर रहने के सपने देख रही है, द मार्शियन मूवी की फिक्शनल येट रियलिस्टिक कहानी ने हमें स्पेस और उसके खतरों के बारे में तो समझाया ही है, साथ ही साथ इस मूवी ने हम ह्यूमंस की सर्वाइवल स्पिरिट को भी हाईलाइट किया है, जो हमें आने वाले फ्यूचर में एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है। और गोल्डन ग्लोब्स में 2 अवार्ड जीतने और ऑस्कर्स में 7 नॉमिनेशन लेने के बाद ये मूवी सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवीज में से एक बन चुकी है। और हमारे सब्सक्राइबर्स को तो ये मूवी कुछ ज्यादा ही पसंद है, जिन्होंने हमें कई बार इस टॉपिक को कमेंट्स में सजेस्ट किया था। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मार्शियन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन सा ऐसा मेजर रोल था जो इस मूवी के अंदर बॉलीवुड एक्टर इरफान खान प्ले करने वाले थे। मार्स के सीन्स को आखिर किस जगह पर और किस तरह से शूट किया गया था, जानेंगे इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, और जानेंगे कि क्या सचमुच मार्स पर आलू उगाया जा सकता है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2015 की द मार्शियन मूवी बेस्ड है इसी नाम की एंडी वेयर की किताब द मार्शियन पर। एंडी वेयर के पिता एक पार्टिकल फिजिसिस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और एंडी वेयर खुद भी एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस कहानी को पूरी तरह से एक्यूरेट और साइंटिफिकली ऑथेंटिक तरीके से लिखने की कोशिश की है। और 2009 में उन्होंने अपनी कहानी को कंप्लीट करने के बाद अपने ब्लॉग पर उन्होंने इस कहानी को फ्री में अपलोड किया था। कुछ समय बाद आगे जाकर किंडल पर उन्होंने इसे 99 सेंट्स पर बेचना शुरू कर दिया। और जब ये कहानी धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगी तो पोडियम पब्लिशिंग ने इसके ऑडियो बुक के राइट्स को उनसे खरीदा। वहीं पर 2013 में क्राउन पब्लिशिंग ने इसके प्रिंटिंग राइट्स को उनसे $1 लाख में खरीदा। और इसके बुक के मार्च 2014 में रिलीज होने के बाद से ही ये किताब न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम सेलर की 12th पोजीशन पर 4 हफ्तों तक बनी रही। इस मूवी के स्क्रीन राइटर ड्रू गोडार्ड ही पहले इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन जब सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन की कंटिन्यूएशन सिनिस्टर 6 मूवी को अनाउंस किया तो ड्रू गोडार्ड ने उस मूवी को डायरेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जिसके कारण 20th सेंचुरी फॉक्स को एलियन और ब्लेड रनर जैसी मूवीज के डायरेक्टर रिडली स्कॉट को अप्रोच करना पड़ा और फाइनली उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया। वहीं पर दूसरी ओर फाइनली सोनी ने भी सिनिस्टर 6 मूवी को कैंसिल कर दिया। मैट डेमन शुरुआत में इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि ड्रू गोडार्ड इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और यही रीजन था कि वो इस मूवी में लीड का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके कारण ड्रू गोडार्ड के इस मूवी से जाने के बाद भी उन्हें ये रोल निभाना ही पड़ा। वहीं पर दूसरी ओर कमांडर लुइस के लिए रिडली स्कॉट की ओरिजिनल चॉइस केट ब्लैंचेट ही थी, लेकिन केट ब्लैंचेट के दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण उन्होंने इस रोल को नहीं प्ले किया और फाइनली इस रोल को जेसिका चेस्टन ने प्ले किया। वहीं पर मूवी के अंदर पहले विंसेंट कपूर का नाम वेंकट कपूर होने वाला था और इस रोल को पहले बॉलीवुड एक्टर इरफान खान प्ले करने वाले थे, लेकिन बॉलीवुड में पहले ही पीकू मूवी के लिए कमिटेड होने के कारण इरफान खान जी ने इस रोल को प्ले नहीं किया, जो अच्छे समझाता है कि उनके लिए एक्टिंग ज्यादा मायने रखती थी, न कि बड़ी बजट की सुपरहिट मूवीज। एनीवे, इस रोल को फाइनली चिवेतेल इजोफोर ने प्ले किया। इस मूवी के डेवलपमेंट को नासा ने भी खूब सपोर्ट किया, जहां पर नासा को इस मूवी के थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने का इंस्पिरेशन मिला। यही कारण है कि नासा ने अपने 2 स्टाफ मेंबर्स, डायरेक्टर ऑफ द प्लैनेटरी साइंस डिवीजन जेम्स एल ग्रीन और द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव फॉर द सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन डेव लेवरी को इस मूवी के कंसल्टेंट्स के रूप में अपॉइंट किया। और तो और नासा फिल्म मेकर्स के कई सारे सवालों के जवाब हफ्तों के हिसाब से दिया करता था, जिसपे नासा ने मार्स के कई 100 रियल फोटोग्राफ्स को फिल्म मेकर्स को दिया और इसी की मदद से मूवी के अंदर मार्स के एटमॉस्फेयर को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाना आसान हो पाया। साथ ही साथ मार्स पर पॉसिबल हैब्स का डिजाइन किस तरह से हो सकता है, इसकी भी डिटेल्ड जानकारी नासा ने फिल्म मेकर्स को दी। और तो और उन्होंने फिल्म मेकर्स को स्पेस मिशंस में यूज होने वाली कई सारे टेक्नोलॉजी के बारे में तो समझाया ही, साथ ही साथ नासा ने फिल्म मेकर्स को ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर का भी एक्सेस दिया, जहां पर प्रोडक्शन डिजाइनर आर्थर मैक्स ने 8 घंटे बिताकर इस जगह के अलग अलग फोटोग्राफ्स लिए और मूवी का मिशन कंट्रोल इसी पर मॉडल किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अब तक ह्यूमैनिटी मार्स पर नहीं पहुंची है तो मार्स के एक्सटीरियर की शूटिंग आखिर हुई कहां पर है। इन सीन्स की शूटिंग के लिए जॉर्डन कंट्री के वेदी रम डेजर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली मार्स के ओवरऑल लुक से बहुत ज्यादा सिमिलर है
और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और तो और इस जगह का इस्तेमाल कई सारी मार्स पर बेस्ड मूवीज के लिए हुआ है, जैसे साल 2000 की मार्स मूवी, साल 2000 की रेड प्लैनेट मूवी और साल 2013 की द लास्ट डेज ऑफ मार्स मूवी। वैसे इस जगह पर शूटिंग अप्रोक्सीमेटली 70 दिनों तक चली थी और मैट डेमन के लिए यहाँ की गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी। अब एक्सटीरियर की तो बात हो गई, वहीं पर इंटीरियर्स की शूटिंग बुडापेस्ट के कोडा स्टूडियोज में हुई है, जो 26 किलोमीटर जितना बड़ा है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा साउंड स्टेज है। और यहीं पर मूवी से जुड़े हुए 20 सेट्स को बनाया गया था, जहां पर आलूओं के खेत के सीन के लिए सेट्स पर सचमुच आलू उगाए गए थे, जहां पर ऐसे 3 सेट्स को बनाया गया था, जिसकी मदद से मूवी के अंदर इनके अलग अलग ग्रोथ को दिखाया जा पाया। वहीं पर दूसरी ओर 6 लोगों की टीम ने इस मूवी में यूज किए जाने वाले 15 स्पेस सूट्स को बनाया था, जिसमें मेनली नासा के कई सारे प्रोटोटाइप मार्शियन सूट्स का एग्जांपल लिया गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर मूवी के लिए काफी ज्यादा बल्की और अनप्रैक्टिकल लग रहे थे, जिसके कारण इस मूवी के लिए मार्शियन स्पेस सूट्स को रीडिजाइन किया गया। वहीं पर इस मूवी में यूज किया गया मार्शियन रोवर मॉडल जॉर्डन के रॉयल ऑटोमोबाइल म्यूजियम में रखा गया है। इस मूवी के अंदर बताया हुआ मिशन एरीज बेसिकली होमाज था ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरीज को, जिसे रोमन में मार्स ग्रह के रूप में भी इंडिकेट किया जाता है। वहीं पर जिस बड़ी शिप का इस्तेमाल मूवी में अर्थ और मार्स के बीच ट्रेवल करने के लिए किया जाता है, उसका नाम हर्मीज है, जो ग्रीक गॉड हर्मीज के ऊपर रखा गया है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से हर्मीज एक मैसेंजर तो थे ही, साथ ही साथ वो ट्रेवलर्स को प्रोटेक्ट भी करते थे, और रोमन में हर्मीज मरकरी को भी डिनोट करता है। वहीं पर दूसरी ओर मार्क वॉटनी का नाम मार्कस का एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह भी होता है। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से मार्क वॉटनी के पास दो मास्टर डिग्री हैं, जिसमें उसके पास एक मास्टर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहीं पर उसके पास दूसरा मास्टर्स है बॉटनी में। लेकिन मूवी के अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ बॉटनी में पीएचडी दिखाया गया है और उसके इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी हिंट नहीं दिया गया है। अब जैसा कि मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/3 है, मूवी के अंदर इसी चीज को दिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर चीज का वजन मार्स की सरफेस पर 1/3 हो जाता है, जिसके कारण चीजें वहां पर बाउंस करती हैं। इसी चीज को टैकल करने के लिए डायरेक्टर रिप्ली स्कॉट ने इस मूवी के बाहर के एक्सटीरियर सीन्स को 48 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से शूट किया था, जिसे मूवी के स्टैंडर्ड 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से स्लो डाउन किया गया, जिसके कारण इन सीन्स के अंदर हमें ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा धीमा लगा। वहीं पर इस सीन्स में पहले हमें मार्क वॉटनी बोलते हुए भी दिखने वाला था, लेकिन ऑफ कोर्स वो फ्रेम रेट के हिसाब से मैच नहीं करता, जिसके कारण मार्क वॉटनी को अपने एक्शंस को नरेट करते हुए दिखाया गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ वीएफएक्स शॉट्स के बारे में, जहां पर इस मूवी के अंदर 2 विजुअल इफेक्ट्स कंपनी ने एक साथ काम किया है, जिसमें फ्रेमस्टोन ने स्पेस और शटल्स के विजुअल इफेक्ट्स को संभाला, वहीं पर एमपीसी ने मार्स के ओवरऑल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में हेल्प की है। जहां पर सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि भले ही जॉर्डन का मादिरम डेजर्ट मार्स की तरह दिखता हो, पर ये मार्स नहीं था, और शूटिंग के दौरान ब्लू स्काई और सफेद बादल भी कई बार दिख जाया करते थे, जिसके कारण एमपीसी ने इस डेजर्ट को विजुअल इफेक्ट की मदद से मार्स की तरह दिखाने की तो कोशिश की ही, साथ ही साथ अर्थ टू मार्स नाम का एक टूल भी इन्वेंट किया, जो शॉट्स को बेसिकली मार्स के हिसाब से कलर करेक्ट और सीन्स के ह्यू सैचुरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था। इसके ऊपर से भी मार्स के कई सारे आउटर सीन्स के लिए ग्रीन स्क्रीन और साउंड स्टेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरी ओर इस मूवी के अंदर दिखे हेलमेट्स के वाइजर वीएफएक्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज बने थे, जिसके कारण उनकी रिफ्लेक्शन सही ढंग से दिखाने के लिए इन्हें पोस्ट प्रोडक्शन में सीजीआई की मदद से ऐड किया गया था, और कभी कभार रिफ्लेक्शंस को सही ढंग से दिखाने के लिए पूरे के पूरे कैरेक्टर्स के ही सीजीआई वर्जन बनाने पड़ते थे। और तो और मूवी में दिखाए हुए स्टॉर्म सीक्वेंस के लिए मूवी में इंटेंशनली ग्रीन स्क्रीन को बंद किया गया था, और इस सीन को रात में शूट किया गया था, जहां पर बहुत ही पावरफुल पंखों का इस्तेमाल किया गया था। अब जैसा कि ये मूवी टेक्निकली इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए इसे 13 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन यहाँ पर फॉक्स ने रिलीज डेट को 1 महीने और पहले कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपने प्रोडक्शन को सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के अंदर खत्म करना पड़ा। इसके ऊपर से पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स के काम के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 24 हफ्तों तक का ही वक्त मिला था।
अब चलिए बात करते हैं मूवी में मार्स की कहानी और रियल मार्स के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। और अगर सबसे पहले बात करें उस मार्शियन विंड की जिसने इस कहानी में एक बहुत बड़ा गेम खेला, जहां पर ये तो सच है कि तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मार्स पर विंड स्टॉर्म्स आ सकते हैं, लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा थिन है कि इसकी डायनेमिक प्रेशर और इनर्शिया की वजह से ये धरती पर आने वाले 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड स्टॉर्म के बराबर होगा, जिनमें चीजों को उखाड़ फेंकने की ताकत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर जैसा कि मैंने बताया कि मार्स की ग्रेविटी अर्थ का लगभग 40% है, मार्स पर अर्थ की तरह स्टेबल तरीके से घूमना और फिरना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन हैप के अंदर मार्क वॉटनी बड़े आराम से घूमता है। वहीं पर अगर दूसरी ओर बात करें मार्शियन सॉइल पर खेती करने की, तो एक्सपर्ट्स इस चीज को लेकर अब भी डाउट में हैं, जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि मार्शियन सॉइल अर्थ के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। वहीं पर दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वहां पर कुछ न कुछ जरूर उगाया जा सकता है और साथ ही साथ मार्स की मिट्टी पर कुछ माइक्रोबायल ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं। मूवी की रिलीज होने के दौरान इस कहानी के राइटर एंडी वियर ने इसकी 2 और किताबों को लिखा, जहां पर 2015 में उन्होंने इसकी प्रीक्वल शॉर्ट स्टोरी डायरी ऑफ एन एस्केन रिलीज किया, जो बेसिकली एक डायरी लॉग की तरह है जिसे मार्क वॉटनी ने मिशन पर जाने से पहले लिखा था। वहीं पर बाद में मूवी के पॉपुलर होने के बाद 2017 में जर्मन पब्लिकेशन ने एंडी वियर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने मार्स के एक सर्वाइवल टिप को एक किताब द मार्स सर्वाइवल गाइड के नाम से पब्लिश किया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो इस मूवी ने $108 मिलियन की लागत पर वर्ल्ड वाइड $630 मिलियन कमाए, जो कि एक स्टैंड अलोन मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, जहां पर इसने अकेले $228 मिलियन का बिजनेस पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका में किया, जहां पर ये 2015 की फॉक्स की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई और दुनिया की 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई। इसके अलावा अगर बात करें क्रिटिकली, तो इस मूवी को 2016 में 7 ऑस्कर नॉमिनेशन मिली थी, जहां पर ब्लैक हॉक डाउन के बाद ये रिप्ली स्कॉट की 14 साल में ऐसी मूवी थी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जहां पर मैट डेमन को बेस्ट एक्टर और इस मूवी को बेस्ट पिक्चर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसने एक भी अवार्ड नहीं जीता। लेकिन दूसरी ओर इसे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए मैट डेमन को मिला, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात को माना कि ये मूवी कॉमेडी कम और ड्रामा ज्यादा थी और इसे मेन स्ट्रीम कॉम्पिटिशन से अलग कैटेगराइज किया गया। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मार्शियन मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इन केस अगर आप इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं तो भूल जाइए, ये एक स्टैंड अलोन मूवी थी जिसकी सीक्वल नहीं आएगी। वैसे भी मार्स पर अकेला रहकर वो अपने हिस्से के बहुत सारे अत्याचार झेल चुका है। फिर भी इस कहानी के राइटर एंडी वियर ने एक नई तरह की कहानी भी लिखी है, जो बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन सोसाइटी पर बेस्ड है, और ये चांद की कॉलोनी पर बेस्ड एक हाइस्ट की कहानी है। अब बस देखना है कि इस कहानी को आखिर कौन सी स्टूडियो उठाती है। वैसे इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट्स जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी हुई, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।